सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसे हम मेजर कर पाते हैं और उसका रिजल्ट किसी नंबर से एक्सप्रेस कर पाते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इन सभी को हम मेजर भी कर पाते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसे किसी नंबर से एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो असल में हम उसे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर कर रहे होते हैं। ऐसा रेफरेंस जो कि बेसिक हो, आर्बिटरी चूजन हो और जिसे पूरी दुनिया मानती हो। अब ये आर्बिटरी चूजन का मतलब कि इसका कोई लॉजिक नहीं है कि इसके बेसिस पर ही इसको सिलेक्ट किया जाएगा, या कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे कुछ आउटकम आएगा और उसके बेसिस पे इसे सिलेक्ट किया जाएगा। इसको हमने हमारी सुविधा के हिसाब से सिलेक्ट करा है। जैसे कि मीटर जो कि लेंथ का स्टैंडर्ड रेफरेंस है, पहले से नेचर में नहीं था कि इस x दूरी को हम 1 मीटर कहेंगे। इसको हमने हमारी सुविधा के हिसाब से सिलेक्ट करा और फिर पूरी दुनिया ने इसे एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर लेंथ एक्सेप्ट करा और इसी स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम यूनिट कहते हैं। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखते हैं तो उसको दो चीजों की मदद से लिखते हैं। एक तो हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे उसका मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, और एक उसकी रिस्पेक्टिव यूनिट। इसके लिए हम लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स रिस्पेक्टिव यूनिट। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमें मिल रहा है लेंथ इक्वल्स टू 2 मीटर, तो इसका मतलब जो भी हमारी लेंथ थी जिसका हम मेजरमेंट कर रहे थे वो स्टैंडर्ड रेफरेंस मीटर का 2 गुना है। तो यहां पर 2 तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो गया और m जो कि मीटर का सिंबल है वो उसकी यूनिट को बता रहा है। ठीक ऐसे ही यदि हमें रिजल्ट मिल रहा है मास इक्वल्स टू 5 kg, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था उसका मास स्टैंडर्ड रेफरेंस किलोग्राम का 5 गुना है। तो 5 हो गया यहां पर मैग्नीट्यूड, और केजी जो कि किलोग्राम का सिंबल है वो उसकी यूनिट को बता रहा है। तो हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स के साथ में डील करते हैं। जैसे कि कार की स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में, घर का एरिया हो गया स्क्वायर मीटर में, पानी के पंप की पावर हो गई एचपी में। तो ये तो हुई रोजमर्रा की बातें, मगर आगे चल के जब हम साइंटिफिक, टेक्निकल और कमर्शियल वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स के साथ में डील करना पड़ता है। तो क्या हमें इतनी सारी यूनिट्स याद रखने की जरूरत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी यूनिट्स कुछ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होती हैं, उनकी यूनिट्स पर डिपेंड करती है, उनसे इंटर रिलेटेड हैं और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन पर बनती है। और जो यूनिट्स इन फंडामेंटल या बेस यूनिट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से निकलकर आती हैं उन्हें हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि सारे गामा पाधानी सा जो है वो इंडियन म्यूजिक का बेस है। फिर आगे चल के जितने भी नोट्स, धुनें बनती हैं वो सभी इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो एक पूरा कंप्लीट सेट जिसमें फंडामेंटल या बेस यूनिट्स भी आ जाएं और डिराइव यूनिट्स भी आ जाएं, उन्हें हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले के समय में अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करते थे, जिनमें से सीजीएस, एफपीएस जिसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, और एमकेएस तो अभी कुछ टाइम पहले तक बहुत ज्यादा यूज होती थी। तो आइए देखते हैं कि इन सिस्टम्स में लेंथ, मास, टाइम जो कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनकी यूनिट्स क्या होती है। तो सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को हम मेजर करते हैं ग्राम में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक ऐसे ही एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। और यदि एमके सिस्टम की बात करें तो इसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो आज जो सिस्टम ऑफ यूनिट पूरी दुनिया मानती है उसका नाम है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम शॉर्ट में एसआई सिस्टम भी कहते हैं। और इस सिस्टम को 1971 में द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने डेवलप किया था। अब बात आती है कि ऐसा सिस्टम इतना पॉपुलर क्यों है?
तो ये एक सिंपल, लॉजिकल और सुपर कन्वीनियंट सिस्टम है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस सिस्टम के अंदर सारी यूनिट कन्वर्जन डेसिमल सिस्टम में होती है, मतलब पावर ऑफ 10 में होती है। मतलब यदि मुझे किसी भी यूनिट को बड़ा या छोटा करना है तो सिंपली मुझे उसे 10, 100, 1000 या ऐसे ही 10 के किसी मल्टीपल से या तो मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मुझे 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और यहां हम एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो हम सिंपली 2 जो कि हमारी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कि मुझे 2 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि अब मुझे एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो हम यहां पर 2 जो कि हमारा मैग्नीट्यूड है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। मगर ऐसा करना दूसरे सिस्टम्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि यदि एफपीएस सिस्टम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि उसमें लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट में, और फुट से छोटी यूनिट होती है इंच। और आप सभी ये भी जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। तो यदि हमको इन दोनों यूनिट्स का एक दूसरे में कन्वर्जन करना है तो या तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा या 12 से डिवाइड करना होगा। तो ऐसा करना कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके लिए हम ऐसा सिस्टम को प्रिफर करते हैं। और आपने यहां पर एक चीज और नोटिस करी होगी कि हम जिस साइज की यूनिट यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से हम हमारे मैग्नीट्यूड का साइज भी डिसाइड कर रहे हैं। जैसे कि यदि हम बड़े साइज की यूनिट यूज करें तो उसी हिसाब से हमें उतना ही छोटा मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा, और यदि हम एक छोटे साइज की यूनिट यूज करें तो उसी हिसाब से हमें एक बड़ा मैग्नीट्यूड भी यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इंटू यूनिट u1 इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू n2 इंटू यूनिट u2 इक्वल्स टू फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी इंट्रोडक्शन में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करी थी, तो आइए देखते हैं कि ऐसे सिस्टम में हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या मिलती हैं और उनकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो ऐसे सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्वांटिटी होती है लेंथ, जिसकी यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है स्मॉल m। फिर आता है मास, जिसकी यूनिट है किलोग्राम और उसका सिंबल है स्मॉल kg। फिर आता है टाइम, जिसकी यूनिट है सेकेंड और उसका सिंबल है स्मॉल s। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में और उसका सिंबल है कैपिटल A। फिर आता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जिसकी यूनिट है केल्विन और उसका सिंबल है कैपिटल K। तो ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनकी यूनिट्स हैं वो तो हमने कहीं ना कहीं देखी है, सुनी है या यूज करी है, और आने वाले चैप्टर में हम इनको डिटेल में देखेंगे। मगर जो बाकी की 2 क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स हैं, आइए उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब जो क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल और उसका सिंबल होता है स्मॉल में MOL। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें यह बताता है कि यदि हमने एक सैंपल लिया है तो उस सैंपल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री एंटिटी की कितनी क्वांटिटी है। यहां पर क्वांटिटी से मतलब कि यदि हम उसकी काउंटिंग करें तो कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू निकलकर आती है। और ये एलिमेंट्री एंटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एटम, पार्टिकल, आयन, मॉलिक्यूल या इन पार्टिकल्स का कोई ग्रुप। तो ये जो भी काउंटिंग करके न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसे हम एक नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर, उसके मल्टीपल में बताते हैं। और ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है एवोगैड्रो कांस्टेंट की, जिसकी यूनिट पर मोल में होती है, मतलब कि 1/मोल उसकी यूनिट है। और ये वैल्यू होती है 6.022144076 इंटू 10⁻+23। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक सैंपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का और उसमें हमें वैल्यू मिल रही है 2 मोल। तो जब फाइनली हम आंसर निकालने जाएंगे, मतलब कि काउंटिंग करके हमें एक वैल्यू क्या मिलती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो देखिएगा कि हम लिखेंगे 2 मोल इंटू 6.022144076 इंटू 10⁻+23 पर मोल। तो यहां पर देखिएगा कि जो मोल आ रहा है वो एवोगैड्रो कांस्टेंट की जो यूनिट है पर मोल उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद में आंसर मिलेगा 1.20442815
1.52 इंटू 10⁻+24, मतलब कि हमारा जो सैंपल है उसमें 1.2044285152 इंटू 10⁻+24 जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए अलग अलग कलर के बहुत सारे मार्बल्स हैं, मतलब कि कंचे हैं, और हम उनकी काउंटिंग करना चाहते हैं। और क्योंकि ये मार्बल्स बहुत ही छोटे साइज में हैं, तो हम इनकी ऐसी एक एक करके काउंटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम एक वुडन बॉक्स लेंगे और उसको पूरा फिल करके देखेंगे कि एक बार में उसमें कितने मार्बल्स आते हैं, और जो भी हमारा फिर आंसर रहेगा वो हम इस वुडन बॉक्स के मल्टीपल्स में बताएंगे। तो हमने देखा कि एक बार में वुडन बॉक्स में 20 मार्बल्स आते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं 2 बॉक्सेस ऑफ रेड मार्बल्स, तो इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 पीसेस ऑफ रेड मार्बल्स की मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं आपसे कहूं 1 बॉक्स ऑफ ग्रीन मार्बल, तो इसका मतलब हुआ 1 इंटू 20 इक्वल्स टू 20 पीसेस ऑफ ग्रीन मार्बल्स की मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसे सिस्टम में जो लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला और उसका सिंबल होता है स्मॉल में CD। तो लुमिनस इंटेंसिटी हमें यह बताता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सोर्स से कितनी अमाउंट में विजिबल लाइट निकलती है। और एक बात नोट करिएगा कि ये जो सारी यूनिट्स है इनमें ज्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये यूनिट्स कैसे निकल के आई, इनकी फिक्स वैल्यू क्या होती है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा है कि ये केवल और केवल एक्यूरेसी एक्सटेंट को बताने के लिए है, और ये ना ही एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो अभी जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स देखी, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको और किसी भी दूसरी क्वांटिटी या यूनिट की जरूरत नहीं है। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम को हम डायरेक्टली लिख देते हैं, और इनको बताने के लिए दूसरी कोई भी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी अपने आप में एक स्पेशल स्पेसिफिक यूनिट है। ठीक ऐसे ही हम जानते हैं कि जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल पर डिपेंडेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती हैं। जैसे कि वेलोसिटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिएगा यहां पर 2 क्वांटिटी लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से ये तीसरी क्वांटिटी बन रही है। इसके लिए इनको डिराइव क्वांटिटीज कहा जाता है। मगर कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो इन दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आती हैं, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री या एक्स्ट्रा क्वांटिटीज कहते हैं, और वो होते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो आगे हम इनको डिस्कस करेंगे, मगर उसके पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों इन 2 कैटेगरीज में फॉल नहीं करती हैं। तो यदि प्लेन एंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो हम ध्यान से यदि समझें तो आर्क लेंथ भी एक तरह की लेंथ है, तो इसके लिए इसकी यूनिट आएगी मीटर। जो रेडियस है वो भी एक तरह की लेंथ है, तो इसकी भी यूनिट आएगी मीटर। तो देखिएगा आपस में मीटर से मीटर कैंसिल आउट होते हुए फाइनली हमें इसकी यूनिट मिलेगी 1। ठीक ऐसे ही यदि सॉलिड एंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरसेप्टेड एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो जो एरिया है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर मीटर, और क्योंकि नीचे रेडियस का स्क्वायर है मतलब कि लेंथ का स्क्वायर है, तो नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो यहां भी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होते हुए फाइनली हमें इसकी यूनिट मिलेगी 1। मगर ये दोनों तो कंफ्यूजन खड़ा करेंगे क्योंकि दोनों में ही 1 आ रहा है, तो हम इनको स्पेशल नाम देते हैं, और प्लेन एंगल को बताते हैं रेडियन से और सॉलिड एंगल को बताते हैं स्टेरेडियन से। तो देखा आपने कि इन दोनों की जो यूनिट्स हैं वो पहले की 2 कैटेगरीज को फॉलो नहीं करती है, इसके लिए इनको तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वांटिटीज हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, मगर अभी केवल इतना नोट करके रखिए। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि 2D और 3D क्या होता है। तो 2D प्लेन और 3D स्पेस में इतना ही डिफरेंस है कि मूवमेंट और मेजरमेंट के लिए कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस अवेलेबल हैं। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस क्या होती हैं? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन का मतलब यदि किसी एक डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो इस मूवमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली अपने आप और किसी भी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हमको देखने को ना मिले। जैसे कि एक्स, वाई, जेड एक्सिस, यदि इनमें से हम किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमको इस मूवमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली किसी भी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है।
मगर वहीं यदि हम डायगोनली चलें, एक्स वाई डायरेक्शन में चलें, तो हम देखेंगे कि इस मूवमेंट की वजह से हमें एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस में कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यदि 2D प्लेन की बात करें तो उसमें दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होती हैं जो कि लेंथ और विड्थ को बताती हैं। ठीक ऐसे यदि 3D स्पेस की बात करें तो इसमें तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होती हैं जो लेंथ, विड्थ के साथ में हाइट को भी बताती है। चलिए अब बात करते हैं प्लेन एंगल की। तो प्लेन एंगल ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट 2D प्लेन में कितना फैला हुआ है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसने कितनी डायरेक्शंस को ऑक्यूपाई कर रखा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्लेन एंगल ये नहीं मेजर करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज या विड्थ कितना है, बल्कि ये मेजर करता है कि उसका डायरेक्शनल स्प्रेड कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो उस समय उस पॉइंट पर एंगल एक्स बना रहा है, और कुछ टाइम बाद जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, वो वहां से कुछ दूर चला जाता है, तो अब देखिएगा कि पॉइंट O से ही ऑब्जर्व करने पर जो एंगल बन रहा है Y, वो पहले के एक्स एंगल से छोटा है। तो यदि प्लेन एंगल साइज को बता रहा होता, विड्थ को बता रहा होता, तो ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए थी क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सेम है, मगर यहां पर एंगल की वैल्यू कम हो रही है, पहले से छोटी हो रही है। मतलब कि प्लेन एंगल साइज को ना बताते हुए, विड्थ को ना बताते हुए, साइडवेज स्प्रेडनेस को बता रहा है कि पहले पॉइंट O से ऑब्जर्व करने पर उसका स्प्रेडनेस एक्स एंगल जितना था, और फिर जब उसकी डिस्टेंस बढ़ी तो पॉइंट O से ही ऑब्जर्व करने पर उसका स्प्रेडनेस y एंगल जितना हो गया। तो प्लेन एंगल को हम बताते हैं थीटा से, और इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और ऐसे सिस्टम में इसकी यूनिट होती है रेडियन, जिसका सिंबल होता है स्मॉल में RAD। तो अब बात आती है कि ये आर्क लेंथ और रेडियस हमें कहां से मिलेगी। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी सर्कल बनाते हैं। इसी सर्कल से हमें आर्क लेंथ और रेडियस मिलती है। तो होता यह है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वहां से दो रेस निकलती है, और जो ऑब्जेक्ट जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को टच करते हुए इस इमेजिनरी सर्कल के ऊपर एक आर्क को बनाती है। यही आर्क हमें बताता है कि हमारे सेंटर पे कितना प्लेन एंगल हमें मिल रहा है। तो आइए एक पॉइंट के अराउंड प्लेन एंगल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम प्लेन एंगल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड रोटेशन कितना हो रहा है। तो अब देखेगा कि यहां पर एक केवल पॉइंट है, मतलब कि हम जहां से स्टार्ट करेंगे पूरा रोटेट करते हुए आएंगे और वहीं पर आकर एंड करेंगे। मतलब कि हमें इस केस में जो आर्क लेंथ मिलेगी वो पूरे इमेजिनरी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, जो कि आप जानते हैं होता है 2πr। तो जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2πr अपॉन r। तो r से r कैंसिल आउट होके फाइनली हमें आंसर मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 2π रेडियन। और नोट करिएगा कि ये एक प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब मन में एक डाउट आता है कि आर्क लेंथ तो डायरेक्टली हमें प्लेन एंगल की वैल्यू दे रहा है, तो फिर हम उसे रेडियस से क्यों डिवाइड करते हैं। तो यहां पर यही कंसेप्ट है कि जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के साथ में प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे हम रेडियस को बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, वैसे वैसे हमारी आर्क लेंथ भी बढ़ेगी या छोटी होगी। कहने का मतलब जैसे जैसे हम हमारे इमेजिनरी सर्कल का साइज बढ़ाएंगे या छोटा करेंगे, वैसे वैसे हमारी आर्क लेंथ भी बढ़ेगी या छोटी होगी। तो फिर अब एक और बात आती है कि इस हिसाब से हम इमेजिनरी सर्कल का साइज क्या रखें। तो यही यहां पर सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे इमेजिनरी सर्कल का साइज जो भी हो वो हमारे फाइनल आंसर को इफेक्ट ना करे, इसके लिए ही हम रेडियस से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि एक पॉइंट के अराउंड जो हमें प्लेन एंगल मिल रहा था वो मिल रहा था 2πr अपॉन r। अब मान लीजिए कि इसी में मैं मेरे इमेजिनरी सर्कल का साइज बढ़ा देता हूं, मेरी रेडियस को डबल कर देता हूं, 2r कर देता हूं। तो अब देखिएगा कि जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा 2π इंटू 2r होल डिवाइडेड बाय 2r, क्योंकि हमारी रेडियस अब डबल हो चुकी है, 2r हो चुकी है। तो अब यहां पर देखिएगा कि 2r से 2r कैंसिल आउट होते हुए हमें फाइनली वही आंसर मिलेगा जो हमें पहले वाले केस में मिल रहा था, 2π रेडियन। तो हमारे इमेजिनरी सर्कल का साइज जो भी हो वो हमारे फाइनल आंसर को इफेक्ट ना करे, इसके लिए ही हम रेडियस से डिवाइड करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की।
तो सॉलिड एंगल हमें यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में कितना फैला हुआ है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसने कितनी डायरेक्शंस को ऑक्यूपाई कर रखा है। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड एंगल हमें यह नहीं बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज या वॉल्यूम कितना है, बल्कि यह बताता है कि उसका डायरेक्शनल स्प्रेड क्या है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसने कितनी डायरेक्शंस को ऑक्यूपाई कर रखा है। एक पॉइंट से ऑब्जर्व करने पर उसका अपरेंट साइज हमें क्या दिखता है। ध्यान दीजिएगा, अपरेंट साइज, ना कि एक्चुअल साइज। जैसे कि मान लीजिए हम अपनी आंखों से लगभग 15 सेंटीमीटर दूर यदि कोई पेन रखें तो उसका एक साइज हमें दिखाई देगा, और फिर कुछ टाइम बाद यदि इस डिस्टेंस को हम बढ़ा दें तो उसी पेन का साइज अब हमें छोटा दिखने लगेगा। और आपने भी ऑब्जर्व करा होगा कि जब पेन हमारी आंखों के ज्यादा नजदीक था, मतलब लगभग 15 सेंटीमीटर दूर था, तो वो हमारी आंखों के ज्यादा व्यूइंग एरिया को कवर कर रहा था, जिसके कारण हम आसपास की चीजों को आसानी से देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब अब सॉलिड एंगल निकालने के लिए हमें आर्क की नहीं बल्कि एरिया की जरूरत होगी, जो कि हम एक इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर बनाएंगे। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या हमारा सोर्स है उसको सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे। और जिस प्रकार प्लेन एंगल में इमेजिनरी सर्कल के सेंटर से दो रेस निकलती थी और ऑब्जेक्ट को कवर करते हुए आर्क बनाती थी, ठीक इसी प्रकार से यहां भी इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर से रेस निकलेगी। ठीक उसी प्रकार से कोनिकल फॉर्म में जैसे कि टॉर्च से लाइट निकलती है और ऑब्जेक्ट को कवर करते हुए इस इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर एक एरिया इंटरसेप्ट करेगी। यही एरिया हमें बताएगा कि हमारा डायरेक्शनल स्प्रेड क्या है, हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर स्फीयर के सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल मिल रहा है। तो सॉलिड एंगल को हम बताते हैं ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है इंटरसेप्टेड एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। और ऐसे सिस्टम में इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसका सिंबल होता है स्मॉल में SR। तो आइए एक पॉइंट के अराउंड सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इमेजिन करिएगा कि एक बल्ब है जो कि ऑन पोजीशन में है, मतलब कि वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब उससे इक्वली हर डायरेक्शन में लाइट रेस निकल रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये जो लाइट रेस निकल रही है इक्वली हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ, वो अपने आप में एक स्फीयर का शेप ले रही हैं। और क्योंकि सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए हमें एक इमेजिनरी स्फीयर की जरूरत होती है, तो जो हमारा बल्ब है उसको सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे, और इस तरह से बनाएंगे कि जो बल्ब है वो पूरी तरह से उस स्फीयर के अंदर समा जाए, मतलब कि एनक्लोज हो जाए। तो अब देखिएगा कि जो लाइट रेस बाहर की तरफ निकल रही है ये पूरे ही हमारे इमेजिनरी स्फीयर को इंटरसेप्ट करेगी। मतलब इस केस में जो हमें इंटरसेप्टेड एरिया की वैल्यू मिलेगी वो होगी इमेजिनरी स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के बराबर, जो कि आप जानते हैं होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट होते हुए हमें फाइनली आंसर मिलेगा 4 पाई स्टेरेडियन। और नोट करिएगा कि ये एक सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और यही वैल्यू मिलती है जब हम किसी एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट के सेंटर से सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्यूब है और उसके सेंटर से हम सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमें यही आंसर मिलेगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो अब यहां पर भी मन में डाउट आता है कि जो इंटरसेप्टेड एरिया है वो तो हमें डायरेक्टली डायरेक्शनल स्प्रेड को बता रहा है, तो फिर हम सॉलिड एंगल निकालने के लिए उसे स्क्वायर ऑफ रेडियस से क्यों डिवाइड करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो इमेजिनरी स्फीयर है उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर जो 4 है वो तो एग्जैक्ट है, कांस्टेंट है, वो हर केस में सेम रहना है क्योंकि वो हमें फॉर्मूला से मिल रहा है। ठीक इसी तरह से जो पाई है हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू होती है 22/7, जो कि हर केस में वो भी सेम रहना है, चेंज नहीं होना है। कहने का मतलब जो एरिया है वो केवल और केवल रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, मतलब उसके साथ में प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ता है। जैसे जैसे हम हमारे रेडियस को बढ़ाएंगे या छोटा करेंगे वैसे वैसे हमें इंटरसेप्टेड एरिया बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा। कहने का मतलब यदि हम हमारे इमेजिनरी स्फीयर का साइज
बढ़ाते हैं तो जो इंटरसेप्टेड एरिया है वो हमें उसी हिसाब से बड़ा मिलेगा, और यदि हम उसका साइज छोटा कर देते हैं तो जो इंटरसेप्टेड एरिया है हमें उसी हिसाब से छोटा मिलेगा। तो फिर अब यहां भी बात आती है कि हम हमारे इमेजिनरी स्फीयर का साइज क्या रखें। तो प्यारे बच्चों, यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि हमारे इमेजिनरी स्फीयर का साइज हमारे फाइनल आंसर को इफेक्ट ना करे। वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हर हाल में हमें सेम आंसर मिले, इसके लिए ही हम स्क्वायर ऑफ रेडियस से डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी लास्ट केस में हमने देखा था कि हमें आंसर मिल रहा था 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि हमें वैल्यू दे रहा था 4 पाई स्टेरेडियन। अब इसी केस में यदि मैं इमेजिनरी स्फीयर का जो रेडियस है उसको डबल कर दूं, 2r कर दूं, तो देखिएगा अब फॉर्मूला में हम वैल्यूज रखेंगे 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। तो देखिएगा कि जो 2r का स्क्वायर है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमें वही आंसर मिलेगा 4 पाई स्टेरेडियन, जो हमें लास्ट केस में मिल रहा था। तो इसका मतलब हमारे इमेजिनरी स्फीयर का साइज जो भी हो वो हमारे फाइनल आंसर को इफेक्ट ना करे, इसके लिए ही हम उसे स्क्वायर ऑफ रेडियस से डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा ये जो टॉपिक है सॉलिड एंगल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्चुअल भी है और आने वाले समय में 11-12 के सिलेबस में भले ही हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो या रेडिएशंस पढ़ रहे हो, हमें सभी में सॉलिड एंगल की समझ की जरूरत पड़ेगी। और आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे इसमें और डीप में जाते जाएंगे, इसके जो डेरिवेशन है उनको समझते जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग केस में हम सॉलिड एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक एंटीना है और उससे बाहर की तरफ कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं और हमें इन रेडिएशंस का डायरेक्शनल स्प्रेड निकालना है। तो क्योंकि जो एंटीना है वो हमारा सोर्स है, तो उसके टॉप को सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे और जैसे रेडिएशंस इस एंटीना से बाहर की तरफ निकलते हुए इस इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर एक एरिया इंटरसेप्ट करेगी, यही एरिया हमें बताएगा कि हमारा डायरेक्शनल स्प्रेड क्या है, मतलब कि हमें सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या मिल रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हम कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर हमें उसका एपेरेंट साइज निकालना है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो हमारी आंखें हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो उनको सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे। और अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो लाइट रेज हैं वो अंदर से बाहर की तरफ नहीं आएंगी बल्कि बाहर से अंदर की तरफ आएंगी कोनिकल फॉर्म में, और इस दौरान वो इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर एक एरिया इंटरसेप्ट करेगी। यही एरिया हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट का एपेरेंट साइज क्या है, मतलब कि सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सॉलिड एंगल में जो इंटरसेप्टेड एरिया है वो हमेशा हम एक इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर ही क्यों मेजर करते हैं और कोई ज्योमेट्रिकल शेप क्यों नहीं लेते हैं। तो आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो हमारा बल्ब वाला केस है उसमें हम एक स्फीयर ना लेते हुए एक क्यूब लेते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इस केस में लाइट रेस क्योंकि बाहर की तरफ निकल रही हैं इक्वली हर डायरेक्शन में, तो जो लाइट रेस क्यूब के फेस की तरफ जा रही हैं उन्हें क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो कम फैलेंगी और एरिया को इंटरसेप्ट कर देंगी। वहीं हम यदि उन लाइट रेस की बात करें जो कि क्यूब के कॉर्नर्स की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो वहां पहुंचते हुए ज्यादा फैलेंगी और फिर एरिया को इंटरसेप्ट करेंगी। तो हमें ऐसे एक अनफेयर मेजरमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं तो फैलाव कम है और कहीं फैलाव ज्यादा। तो इसको निकालने के लिए जो हमने अभी सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखा था वो भी इनवैलिड हो जाएगा और फिर हमें एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मगर स्फीयर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है उससे हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं हमें सरफेस इक्वल डिस्टेंस में मिलती है। वो डायरेक्शन इक्वलिटी को सपोर्ट करता है। इसके लिए हम जो इंटरसेप्टेड एरिया है उसको मेजर करने के लिए हमेशा एक स्फीयर का यूज करते हैं। तो आइए अब हम कुछ डिराइव यूनिट्स की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 पर अपेंडिक्स ए 6.1 दिया गया है जिसमें डिराइव यूनिट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं और ये यूनिट्स हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बन रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पेज नंबर 3 से डायरेक्टली पेज नंबर 149 पर कैसे चले गए। तो आंसर है ऐसा आपको बार बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
आपने भी क्लास में देखा होगा, कई बार कुछ बच्चे ऐसा टर्म या डाटा बोल देते हैं कि हमें लगता है ये कब पढ़ा दिया या क्या किए गए हो। तो फ्रेंड्स, ये डाटा यहीं से आता है, एनसीईआरटी के बैक पेजेस से। एनसीईआरटी के पीछे बहुत सारा ऐसा डाटा है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग बनाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान कर देता है। तो आइए हम डिराइव यूनिट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है एरिया, जो कि होता है कि कोई 2D ऑब्जेक्ट कितना सरफेस कवर कर रहा है। इसका मतलब हम यहां पर कोई भी दो एक्सिस या दो डायरेक्शन में मिलने वाली लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, और जो विड्थ है वो भी एक प्रकार की लेंथ ही है, वो भी लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि लेंथ की डेफिनेशन होती है कि दो पॉइंट के बीच में हमने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो जो हमारी विड्थ है उसकी यूनिट भी मीटर ही होगी। तो जब हम इनकी यूनिट लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे मीटर इंटू मीटर, जो कि हमें फाइनली आंसर देगा स्क्वायर मीटर। अब आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है कि कोई 3D ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस को कवर कर रखा है। मतलब यहां हम लेंथ को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। मतलब यहां पर हम इनकी यूनिट लिखेंगे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, जो कि हमें फाइनली आंसर देगा क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी लेंथ को बता रहा है, तो ऊपर हम लिखेंगे मीटर, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो नीचे आ जाएगा सेकंड। तो फाइनली हमें वेलोसिटी की यूनिट मिलेगी मीटर पर सेकंड। ठीक ऐसे ही अब आगे आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जो चेंजिंग वेलोसिटी है उसका जो आउटपुट आएगा वो भी एक प्रकार की वेलोसिटी ही होगी। तो ऊपर हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड, और नीचे आ रहा है चेंज इन टाइम, तो इसका भी जो आउटपुट आएगा वो भी एक प्रकार का टाइम ही होगा। और हम जानते हैं टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो नीचे आ जाएगा सेकंड। तो फाइनली हमें जब इसकी यूनिट मिलेगी तो मिलेगी मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक ऐसे ही आगे जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है मास डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और अभी हमने देखा था कि वॉल्यूम की यूनिट आ रही थी क्यूबिक मीटर। तो हम ऊपर लिखेंगे किलोग्राम और नीचे लिखेंगे क्यूबिक मीटर। तो फाइनली हमें मास डेंसिटी, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट मिलेगी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब आगे कुछ ऐसी डिराइव यूनिट्स आती हैं जिन्हें हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं। हमारा भी घर पे कुछ स्पेशल नाम होता है। तो अपेंडिक्स ए 6.2 में इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी हमें मिलती है फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट हमने अभी देखी है होती है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो बेस यूनिट्स के टर्म में तो हमें इसकी यूनिट मिल रही है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मगर हम इसे स्पेशल नाम देते हैं न्यूटन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन। ठीक ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वांटिटी मिलती है प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमने अभी फोर्स की यूनिट देखी, आ रही थी किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे स्क्वायर मीटर से, जो कि एरिया की यूनिट है। तो फाइनली बेस यूनिट्स के टर्म में तो हमें इसकी यूनिट मिल रही है किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मगर हम इसे स्पेशल नाम देते हैं पास्कल, जिसका सिंबल होता है कैपिटल पी और स्मॉल ए। अब नेक्स्ट क्वांटिटी हमें मिल रही है वर्क, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा कि फोर्स के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से, जो कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। तो फाइनली बेस यूनिट्स के टर्म में तो हमें इसकी यूनिट मिलेगी किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मगर इसको हम स्पेशल नाम देते हैं जूल, जिसका सिंबल होता है कैपिटल जे। अब देखिए, इतना सारा डाटा और यूनिट्स देख के हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये हमें आज की आज ही याद
नहीं करना है। अभी केवल हम इनके साथ में फैमिलियर हो रहे हैं कि ये यूनिट्स बनती कैसे है और आने वाले 11-12 के सिलेबस में हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे हम सिलेबस कवर करते जाएंगे और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका बार बार रिवीजन करेंगे तो ये सभी डाटा हमारी फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये बिल्कुल खाने के नमक की तरह है। जिस प्रकार हम नमक को डायरेक्टली नहीं खाते, कंज्यूम नहीं करते, मगर कोई भी इंडियन फूड उसके बिना बन नहीं सकता, अधूरा है, ठीक उसी प्रकार से ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसकी समझ के बिना हम 11-12 फिजिक्स के कोई भी चैप्टर को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। ये हमें हर चैप्टर में एज अ सपोर्टिंग एजेंट काम करेगा। तो आइए अब अपेंडिक्स ए 6.3 में कुछ यूनिट्स दी गई हैं जिनमें हमें कुछ स्पेशल नाम भी देखने को मिलेंगे और जो हमारी बेस यूनिट्स हैं वो भी डायरेक्टली देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एंट्रोपी, जिसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जूल तो एक स्पेशल नाम है और केल्विन जो कि एक बेस यूनिट है टेम्परेचर की। तो हमें यहां पर दोनों नाम देखने को मिल रहे हैं, स्पेशल नाम जूल भी और बेस यूनिट केल्विन भी। ठीक ऐसे ही हम जानते हैं कि जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो देखिएगा कि फोर्स के लिए तो आ जाएगा न्यूटन जो कि एक स्पेशल नाम है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी यूनिट आएगी मीटर। तो फाइनली हमें टॉर्क की यूनिट मिलेगी न्यूटन मीटर। अब ऐसे सिस्टम में कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी और बहुत ही छोटी क्वांटिटी को बताने के लिए यूनिट के साथ में लिखे जाते हैं। तो अपेंडिक्स A2 में इनकी पूरी लिस्ट दी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, इनको आपको आज ही याद करना है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। जैसे कि कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि न्यूमेरिकल में हमें क्वांटिटी में यूनिट मिलती है मेगा जूल। इसका मतलब हुआ चार्ट के अकॉर्डिंग मेगा होता है 10⁻+6, मतलब कि अब जो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसके साथ में 10⁻+6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक ऐसे ही यदि न्यूमेरिकल में लिखा है 2 नैनो एम्पियर तो चार्ट के अकॉर्डिंग नैनो होता है 10⁻⁹। इसका मतलब हुआ जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 2 के साथ में 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10⁹ से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी को बता रहा है। तो फाइनली हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁹ एम्पियर। अब कुछ जनरल यूनिट्स हैं जो ऐसे सिस्टम से तो बाहर की हैं मगर हमारे काम की है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पर टेबल 1.2 में इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आइए उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मिनट, जो कि टाइम की यूनिट है और इसकी वैल्यू होती है ऐसे सिस्टम में 60 सेकेंड्स। ठीक ऐसे ही आगे आता है 1 डिग्री, जो कि प्लेन एंगल की यूनिट है और ऐसा सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है π/180 रेडियन। ठीक ऐसे ही आगे आता है बार, जो कि प्रेशर की यूनिट है और यदि ऐसे सिस्टम की हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻+5 पास्कल। ठीक ऐसे ही आगे आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी जरूरत हमको बार बार पड़ेगी और उसको हम बताते हैं स्मॉल एटीएम से, और ऐसे सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 101325 पास्कल। अब जो ये हमने वीडियो में सीखा है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों इनको जरूर सॉल्व करिएगा क्योंकि आपकी जो लर्निंग है उसका आउटकम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही मालूम चलेगा। और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स जरूर बताइएगा।